तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पहला चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, ये अक्षर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसमें हम लोग प्रकाश वगैरह के बारे में आपको बताए थे। आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश किस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं और किस तरह से ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बैठ जाइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खाली है। तो दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश किस तरह से ट्रैवल करता है और कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल पथ से यानी ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या, हाँ माध्यम में हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या माध्यम होता है, सरल माध्यम क्या होते हैं, विरल माध्यम क्या होते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग जानेंगे कैसे किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है और हम लोग उसको देखते हैं वहाँ और रहता है वास्तव में कहीं और जगह पर। यानी कि मछली वगैरह हम लोग पकड़ते हैं तो वास्तव में अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं दिखता है, कैसे करेंगे कि ओरिजिनल पोजीशन पर दिखे, सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इसमें। और एक लास्ट तक जाते जाते यंस के बारे में पढ़ेंगे, यंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और उससे हम लोग यंस सूत्र भी प्रूफ करेंगे और ये सारे चीज़ समझेंगे। तो आई थिंक आपको, हाँ यंस सूत्र अलग होता है, दर्पण सूत्र कैसे होता था उसी तरह से यंस सूत्र अलग होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेक्चर से बने रहिए और ज्वाइन रहिए हमारे सारथी क्लासेस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो कहता है कि सर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, चीजों को समझिएगा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, पारदर्शी माध्यम आप लोग भली बात ही समझते हैं, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक स्थान से विचलित हो जाता है, मतलब अपने वास्तविक पथ से, वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाता है, अर्थात हल्का मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बट जब उसका माध्यम बदलता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद भी वो सीधा ही चलता है बट थोड़ा सा मुड़ जाता है। देखिए, जैसे हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि यहाँ पर एक हम रख देते हैं, बर्फ है, आइस है, आइस यानी बर्फ की सी ये है, बर्फ है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर में क्या है, एयर है यानी कि हवा है, ठीक है, हवा है। प्रकाश की किरण यहाँ से आया, ठीक है, और थोड़ा सा क्या हुआ, अपने इसको जाना चाहिए था ऐसे ही, इसको ऐसे सीधे चाहिए जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा क्या होगा, बेंट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। इस सतह को समझाने के लिए हम इस पर ऐसे नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है ना। सतह को समझाने के लिए इस पर क्या बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। अरे बातें समझ में आया। ये प्रकाश की किरण आया और प्रकाश की किरण ऐसे आके हल्का सा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, इसको जाना चाहिए था इस सामने बट चला गया इस सामने, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, ठीक है। यहाँ पर ही एक हवा है और एक आइस है, दो को पारदर्शी माध्यम हो गया। हवा भी एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश की किरण गुजर सकता है, और आइस भी यानी बर्फ भी एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जिससे, देखो पारभासी हम लोग का लगता है बट प्योरी एकदम बर्फ रखे हम लोग एकदम साफ सुथरा तो पारदर्शी ही होगा। तो इस कारण से लाइट है जो क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से बेंट हो गया, उसको आना चाहिए था सीधे बट हल्का सा मुड़ गया। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बातें आप लोग को समझ में आया कि नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत है।
जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। देखिए सर, रटने से कोई फायदा है नहीं, रटिएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, भूल ही जाइएगा। समझ समझ के चाहिएगा कि प्रकाश में ऐसा भी होता है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए तो हम यहाँ पर समझेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, हाँ बैठिए, एक पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक पथ से, वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। वही हुआ हल्का सा मुड़ना, विचलित हाँ हो जाता है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। अब बात है कि यहाँ पर आता है कि सर पारदर्शी माध्यम चाहिए। ठीक है, पारदर्शी माध्यम हम लोग किसको बोलते हैं? माध्यम माने आप लोग समझते हैं, माध्यम माने किसी भी पदार्थ यानी एक प्रकार के इन्वायरमेंट रीजन यानी इर्द गिर्द के क्षेत्र को, यानी कि किसी भी पदार्थ से बने सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी पदार्थ से बने क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। किसी भी यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी एक क्षेत्र का निर्माण, एक रीजन बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया होगा? किसी भी पदार्थ से बने क्षेत्र को माध्यम कहते हैं। जैसे इसके अंदर का जो क्षेत्र है मार्कर का माध्यम हो गया है ना, मार्कर इसमें माध्यम। देखिए इसके अंदर का जो भी क्षेत्र है वो एक माध्यम हो गया। मतलब कि हमको कहने का मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी क्षेत्र का जो रीजन होता है उसको हम लोग माध्यम बोलते हैं। तो रीजन यानी क्षेत्र हम लोग माध्यम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कहानी? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये है कि सर वो अंदर हवा ही है, हवा एक माध्यम है वहाँ पर। तो यानी हमको यहाँ पर समझ में आया कि सर इसका मतलब, अच्छा ठीक है वो तो ठीक है, बट पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? पारदर्शी माध्यम तो जिस माध्यम से होकर, जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और सवाल आता है कि सर ये माध्यम भी होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, हाँ जाइए,
एक को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम और एक को हम लोग कहते हैं विरज माध्यम। विरज माध्यम, चीज़ों को समझिएगा। पहला सघन माध्यम किसको कहते हैं? सघन माध्यम। देखिए सघन माध्यम किसको कहा जाता है? तो वैसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी कुयोज होते हैं। पदार्थ है जो जानते हो ना, कणों से बना हुआ है, और पदार्थ के कण एक दूसरे से काफ़ी कुयोज होते हैं, यानी नज़दीक होते हैं, पास पास में होते हैं, यानी अंतराणु का आकर्षण बल जिसमें ज़्यादा होता है, अंतराणु का स्थान कम होता है, वैसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। देखिए जैसे कि और जैसे हम फॉर एग्जांपल बताएं कि हवा के कण एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक, माध्यम का परिभाषा हम नहीं लिख पाएंगे, क्या कि माध्यम एक क्षेत्र है जिसका कोई परिभाषा दिखाया ही नहीं जा सकता। किसी पदार्थ से बने क्षेत्र को माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई जिनन परिभाषा नहीं हुआ, एक समझने वाला वर्ड है, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर ही सघन, हाँ सघन माध्यम, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि हवा के कण ज़्यादा नज़दीक होते हैं कि पानी के कण? पानी के कण ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। तो हवा और पानी में यदि देखा जाए तो पानी सघन माध्यम है, क्योंकि इसके कण हैं जो काफ़ी नज़दीक होते हैं। हमको समझ में आ गया कि वैसा माध्यम जिसके कण एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं, हाँ निकट होते हैं, उसे सघन माध्यम कहा जाता है। हाँ माध्यम क्या? तो हम ऐसा कब बोलेंगे ठोस नहीं होगा? मैं पारदर्शी पहले मेरा बात पूरा सुना करो और उसको समझा करो, सोचा करो, फिर बोला करो। अब हम बाय द वे पानी ये यहाँ पर ही आइस ये बर्फ ये तो कौन सघन होगा? कौन बर्फ होगा जो सघन होगा, क्योंकि ठोस है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं? अब तुम योहा ले लोगे तो योहा हमारा पारदर्शी माध्यम है, तो यही में जाना जाएंगे। जैसे हम बर्फ में कंपेयर करेंगे, बर्फ और पानी में कंपेयर करेंगे तो बर्फ हमारा सघन हो जाएगा। अब सघन का अनुमान कैसे लगा सकते हो बिना कंपेयरिंग के, है कि नहीं? समझ में आया? चलिए आगे आते हैं कि सर विरज माध्यम, हाँ हम ये भी चीज़ बताएंगे भाई। विरज माध्यम क्या हो गया? तो वैसा माध्यम जिसके कण एक दूसरे से दूर होते हैं, उसे विरज माध्यम कहते हैं। विरज माध्यम कहते हैं। बोलिए सघन माध्यम, विरज माध्यम समझ में आ गया? अब समस्या ये है कि सर सघन और विरज का जो डिसीजन है वो बिना दो को एग्जाम्पल ये नहीं समझ में आएगा कंपेयर किए बिना। जैसे हमको यहाँ पर ही आ गया कि वायु और जल, तो इसमें वायु हो जाएगा हमारा विरज क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं, और जल हो जाएगा हमारा सघन क्योंकि इसके कण नज़दीक नज़दीक होते हैं। अरे बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, sir. फिर हम उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जल और बर्फ।
यानी यहाँ पर ही हमको समझ में आया कि जज हो जाएगा जो बीरज हो जाएगा और बर्फ हो जाएगा जो सघन हो जाएगा। कारण यहाँ पर ही जज है जो सघन है, बट किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। और यहाँ पर ही बर्फ है जो बीरज है, बट किसकी जज है जो बीरज है, किसकी अपेक्षा? बर्फ की अपेक्षा। तो अपेक्षा देखना जरूरी है। और जिनके मन में ये लगता है कि हम डायरेक्ट सोचिएंगे सघन या बीरज, तो आप बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्ट इतना भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसी लड़के को बोलते हो ना कि तेज है, तो ये भी नहीं बोल सकते हो कि तेज है। हाँ, ऐसे बोल सकते हो कि उसके अपेक्षा ये पढ़ने में तेज है। क्या है कि तेज तो दुनिया में एक से एक है, जिसका कोई और अंत नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर भी सघन और बीरज बताओगे तो बिना अपेक्षा किए हुए नहीं बताओगे। बातें समझ में आ गया? एक चीज और यहाँ समझिएगा, जो प्रकाश की किरण आता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हमारा ये बीरज है कि सघन है? एयर से आया है बर्फ में, ये बीरज है और ये क्या है? सघन। एक चीज को और हम यहाँ पर समझें तो जो प्रकाश की किरण यहाँ पर ही आता है, ठीक है, जो ये आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जिसको नहीं याद आ रहा है वो जाकर अथी देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन देखिए, आ जाइए, आपतित किरण। ठीक है, जो प्रकाश की किरण यहाँ से आपतन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करके जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। ये जो इस पर 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अभियम। क्या बोलते हैं बाबू? अभियम। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभियम हो गया। ये जो हमारा होता है, देखना, ये अभियम और इसके बीच में जो कोण बनता है इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है और इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और ये जो यहाँ पर एंगल बनता है, सॉरी, नॉर्मल, और हाँ नॉर्मल किधर है? हाँ तो इधर है तो बना रहे। इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है इसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। और इसका होता है परावर्तन कोण। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें दोनों कोण बराबर का कोई थ्योरी देखने में लग रहा होगा दोनों बराबर नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया? आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तित किरण, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, क्या इसको ऐसे निर्गत किरण कहते हैं, बट अभी हम इसको नहीं लिख पाएंगे, इसका नाम निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण कहा जाता है जिधर नहीं जाता है, बट ये जो है हमारा, बट हम इसको बाद में बताएंगे। निर्गत का थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाता है, तो अभी उसको नहीं बताएंगे। निर्गत थोड़ा सा डबल रिफ्रैक्शन के बाद हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। और हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो प्रकाश की किरण है ये आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, उधर की ओर भी तो मुड़ सकता था। जैसे कि इसको ऐसे आना चाहिए, क्या देखो ऐसे ही आ रहा है, तो ये इधर की ओर ही क्यों मुड़ा? ये इधर की ओर भी तो बेंट हो सकता था। तो जरूर हो सकता है। इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझिएगा आप लोग। क्या लॉजिक है? थोड़ा सा बउआ सुनियो, कर बाद भी कुछ अपना राय रखना है कि नहीं। यहाँ पर ही याद रखिएगा पहला पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण बीरज माध्यम से सघन माध्यम में आता है, बीरज माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर की ओर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। मतलब कि सघन बीरज माध्यम से सघन माध्यम में आया तो इधर की ओर बेंट हो जाएगा। यानी हम लोग को समझ में आया, जब प्रकाश की किरण बीरज माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में आता है,
तब वह अभियम्ब की ओर मुड़ जाता है। अभियम्ब की ओर मुड़ जाता है। किधर की ओर मुड़ जाता है? अभियम्ब की ओर मुड़ जाता है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण विरज माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब अभियम्ब की ओर मुड़ जाता है। वही जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यानी पहले बर्फ में से निकल के फिर नीचे जाता है तो, अरे हाँ अब हम उसको कर सकते हैं, तो ये अभियम्ब से दूर भागेगा। अभियम्ब से किधर भागेगा? दूर भागेगा। यानी जब प्रकाश की किरण क्या, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरज माध्यम में जाता है, विरज माध्यम में जाता है तब वह अभियम्ब से दूर जाता है। अभियम्ब से दूर जाता है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है आपको इसमें? तो परावर्तन भी समझ गए कैसे होता है, सघन विरज भी समझ गए, और कैसे अपवर्तन होता है ये भी समझ गए। ठीक है, तो ये कीजिए इसको फटाक से। यस, चलिए। तो अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे के क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें पढ़ गए थे कि सर कैसे होता है, क्या होता है प्रकाश का, प्रकाश कैसे अपवर्तन होता है ना, कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपने वास्तविक स्थान से विक्षेपित हो जाता है, ये सब हम लोग समझ गए। अब हम लोग को समझना है कि सर, और माध्यम भी आप लोग को बता दिए थे, सरल माध्यम, विरज माध्यम। अब देखिए यहाँ पर समझिए चीज़ों को। एक चीज़ और है कि सर, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक पथ से विक्षेपित क्यों हो जाता है, या जब सघन माध्यम से विरज माध्यम में जाता है तो अभियम्ब से दूर की ओर भागता है, और जब विरज माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभियम्ब की ओर क्यों जाता है। इसका एक छोटा सा कारण हम लोग समझते हैं। देखिए, जो हमारा प्रकाश का किरण है ना, प्रकाश की किरण सघन माध्यम में धीमी गति से चलता है, सघन माध्यम में धीमी गति से चलता है। ठीक है, धीमी गति से चलता है। सघन माध्यम में कण एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, उसको सघन कहते हैं, तो धीमी गति से चलता है। वहीं विरज माध्यम में इसका गति अधिक होता है। इसका गति क्या होता है सर? अधिक होता है। अधिक होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि ये है जो क्या हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका जो वेग है, यानी इसकी जो चाल है, गति है, वही परिवर्तित हो जाता है, और गति परिवर्तित होने के कारण इसका दिशा भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग को और समझना है इसमें कि सर कौन कौन प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई? देखिए, पहला प्रभाव ये पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में कि हम लोग जब किसी सिक्का को पानी में जल में रखे सिक्का को देखते हैं, जल में रखे सिक्के को या किसी वस्तु को
देखते हैं को देखते हैं तो वह उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वह उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, ऐसा और भी कुछ प्रभाव है। जैसे हमारा एक और प्रभाव देखने को मिलता है। एक और प्रभाव हमारा देखने को मिलता है कि यदि हम लोग क्या पानी के तल तो ठीक है, बट इसके और कुछ मेन प्रभाव हैं। हाँ, यदि किसी पेंसिल के आधे भाग जल में और आधा जल के बाहर हो तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये सब हमारे कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि हम लोग के प्रकाश के कारण होते हैं। ठीक है, और हम लोग का कुछ चीज़ें होता है। यदि देखिए, यदि पानी के सतह पर तीव्र प्रकाश की किरण पड़ता है तो वह अपने वास्तविक दिशा से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे रेजर लाइट, क्या सूर्य का प्रकाश उतना तीव्र नहीं होगा, बहुत पतला सा चीज़ से उसको गुजारोगे तब होगा। तो हम प्रकाश का एक दो चीज़ बचा हुआ था आपको हम बता दिए। इसके बाद हम लोग परावर्तन को विस्तार से ज़रा समझेंगे। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा फटाक से। प्रकाश का अपवर्तन, हम उस दिन भी उस बार भी आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन हम बताए थे, बट इसका आप थोड़ा डिटेल में बातें करते हैं। हम यहाँ पर ही बनाए थे एक अदर मीडियम, बर्फ मतलब दूसरा माध्यम, बर्फ ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांच ले जाते हैं। ठीक, ये हमारा अभिलंब है, इस पर खींचा हुआ, यहाँ से प्रकाश की किरण आया। ठीक है, इधर की ओर बेंट हो गया, है ना। ये हम बताए थे आपको कि इसको नाम रख दीजिए कुछ भी, A O N B। ठीक है, इस एंगल को हम जो I बोलते थे, इसको R बोलते थे, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, क्या यहाँ पर हमारा पॉइंट, ये सब की चीज़ है कि मैं के बारे में यदि बात करें तो हम आपको सिंपल ही समझाए थे। अच्छा, ऊपर का माध्यम क्या है? वायु, कुछ नहीं तो हवा है। तो ये होगा हमारा विरज माध्यम और ये होगा हमारा सघन माध्यम, है ना। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। देखिए, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कहानी था कि जो सघन माध्यम से विरज माध्यम की ओर आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे सर? इसको इस याब का कुछ नाम रख दो। क्या मुड़ता है? अभियम की ओर मुड़ जाता है, प्रतीत क्या होगा?
ठीक है, देखिए ये जो किरण है इसका हम नाम बताए थे आपतित किरण। सबका परिभाषा वगैरह भी लिखवाना है। इसको हम बताए थे आपको अपवर्तित किरण। अपवर्तित, इसमें परावर्तन थोड़े हुआ है। इसको बोलते हैं अभिजम, है ना। ये कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और ये कोण को बोलते हैं अपवर्तित कोण। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। हो गया। अब सबका जरा देखें परिभाषा भाई, हम सबका परिभाषा लिखवाएंगे ना। सबसे पहला हमारा क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण देखिए, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या है कि दो माध्यम को अलग करने वाली सतह ये है और इस पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, अभिजम ही देख लो भाई। अभिजम तो किसी सतह के किस नहीं, पहले इससे पहले देखिए वो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं हम जरा अभिजम। एक सेकंड, गलत नहीं बोलिए। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंबवत रेखा को आप अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। ठीक है। आपतन बिंदु पर यहाँ पर छूट गया। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है सर, अभिलंब कहा जाता है। ठीक है ना। अब आया हमारा एक क्या, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण देखिए, अपवर्तित किरण क्या हो गया, अपवर्तित किरण क्या हो गया, तो दूसरे माध्यम में आने के बाद प्रकाश अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं।
या ऐसे बोलो ना 100 बात की एक बात। अपवर्तन के बाद निकलने वाली क्या नहीं मुड़ी हुई क्या, अपवर्तन के बाद निकलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? फिर हम बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है। दूसरा हम बात करें अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं ना। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे आर द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। बातें सभी समझ में आ गया सर? तो यहाँ पर इन शॉर्ट में हम देख लें तो देखिए, एओ को क्या बोलेंगे? आपतित किरण, है ना। आपतित किरण। दूसरा ओबी को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या? ठीक है, इसको आपतन, ओ बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और देखिए एंगल, अच्छा एक ओ एन छूट गया, ओ एन चाहे इधर बनाओ चाहे इधर एन डैश लिख दो, बतिया सेम। ओ एन को नहीं समझा? अरे देखो, इस पर 90 डिग्री है, बस एक तरफ का नाम लिख दो, अभिलंब है। अभी चाहे कितनों दिए से लेकर ढाका तक चले जाए, हमको बस यही इस पर 90 डिग्री करके वो दर्शाना, अभिलंब हो गया। फिर एंगल ए ओ एन बराबर आई होगा,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और एंगल बी ओ, इसको एन डैश लिख दो, बी ओ एन डैश, एंगल बी ओ एन डैश बराबर आर होगा, और इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको प्रकाश के अपवर्तन में जो भी कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हम आपको लिखवा दीजिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का दोहरा अपवर्तन, देखिए हम यहाँ पर 2 बार देखेंगे कैसे प्रकाश अपवर्तित होता है। बीच में हम कोई मीडियम रख लेते हैं, कोई भी अदर मीडियम, कोई भी कांच वाच, इस पर यहाँ पर ही जो यहाँ पर ही बना देते हैं कि सर ये कांच है, ठीक है। और ये हो गया जो सघन माध्यम हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, ठीक है। ये है जो हमारा वायु है, जो कि विरज माध्यम है कि नहीं। चलो यहाँ से आया ये, हाँ अभिलंब है, देखिए हल्का सा ये इधर की ओर बेंट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ हो गया, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ गया, इसको हल्का सा है ना और ऐसे कर देते हैं, यस देखिए मुड़ गया, इसको जहाँ चाहिए था सीधे, बट इधर चला गया। तो यहाँ पर ही तो भाई हमारा क्या था, ये कांच था, इसको यहीं लिख दो ना, बाहर क्यों लिखना। देखो यहाँ पर ही तो हमारा ये कांच था, कांच जो कि एक सघन माध्यम था। तो जब ये सघन माध्यम से हम आप लोग को बताए थे कि जब विरज माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना। ए ओ एन, यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक है। अब सोचो कि फिर यहाँ से यदि प्रकाश की किरण बाहर जाएगा तब क्या होगा। अब यहाँ से फिर प्रकाश की किरण यहाँ पर ही बैठा हुआ तो नहीं रहेगा, यहाँ से फिर क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा ना कांच से। ये जो प्रकाश की किरण आया अभी कांच से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकला, सोचो जरा, बाहर निकला तो इस बार अवरी जा रहा है कहाँ, सघन से, फिर बाहर क्या है, बाहर हवा ही है, यानी फिर से बाहर विरज ही होगा। इसका मतलब कि ये कुछ अवरी दूर चला जाएगा। तो आया ई पट्टी से तो इधर ऐसे ही ना जाएगा कि इधर मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ कि क्या समझ में आया कहानी, कि ये है जो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। यानी देखिए हमको समझ में आया कि सर जब प्रकाश की किरण यहाँ पर ही आया, सघन से विरज से सघन में तो अभिलंब की ओर आया, लेकिन फिर सघन से विरज में गया तो फिर अभिलंब से दूर की ओर ही भाग गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का दोहरा अपवर्तन। दोहरा अपवर्तन यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, या ऐसे बोलो, विरज माध्यम से सघन माध्यम में आता है, जब किरण विरज माध्यम सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है।
परंतु जब यह विरय माध्यम से नहीं अभी सघन न जी, या पुनः सघन माध्यम से विरय माध्यम की ओर जाता है, विरय माध्यम की ओर जाता है, तो अभियम्ब से दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? अभियम्ब से दूर हो जाता है। इस क्रिया विक्रिया को उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो ये कहानी आप लोग का हम बताएं क्या, इसको यदि देखोगे तो ये बनेगा आई, ये बनेगा आर, और ए भी बनेगा आर, और ये बन जाता है ई, ठीक है। हम इसको आपको बताएंगे, आगे पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया अपवर्तन कोण, इसको हम लोग कहते हैं, चलो यहाँ पर बता ही देते हैं, चलो ठीक है, देख लेना भाई। एन इसको लिखो ना, एन डैश इधर एन डैश, देखो यहाँ पर ही देखो, ये तो आप समझ गए हैं कि आपतन कोण है, परावर्तन को आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण ही है। और ई को हम यहाँ पर यानी आएगा सी बी एन डैश, इसको बोला जाता है ई, इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है, याद रखिएगा। ये कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत कोण, मतलब निकला उसके कोण को निर्गत कोण आप कहाँ कह सकते हो, है ना। इसको क्या कहा जाता है? निर्गत कोण। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब एक सवाल और उठता है कि जब, ठीक ठाक है ना, चलिए, यानी जब प्रकाश की किरण, एक आता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर यमवत पड़ती है, जब देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम के सतह पर यमवत पड़ती है, यमवत पड़ती है तो वह बिना विचलित हुए गुजर जाती है, बिना विचलित हुए गुजर जाती है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम के सतह पर यमवत पड़ती है तो बिना विचलित हुए गुजर जाती है। कहने का मतलब देखिए, ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ही कोई प्रकाश की किरण एकदम सीधा पड़ेगा, सीधा यानी 90 डिग्री से पड़ेगा। तो ये जब 90 डिग्री से पड़ेगा बाबू, तो ये बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा, मतलब कि अपने पथ से न तो मुड़ेगा और ना ही कुछ होगा, यानी कि इसमें है जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, सीधा गुजर जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा गुजर जाएगा। समझ में आया एक बात कि नहीं आया? कि यहाँ पर ये प्रकाश की ये क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। इसमें हमारा आई भी 0 डिग्री होगा, क्या कि नॉर्मल भी तो यही में, तो इसमें आई भी 0 डिग्री होगा और आर भी 0 डिग्री होगा। समझ गए ना। और इसमें हम एगो नहीं लिखे थे, ये हमारा कौन सा किरण है बोलो?
आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। और ये कौन सा किरण है? निर्गत। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण किस पर पड़ता है तो सीधे सीधे गुजर जाता है, उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता। ये कीजिए कहानी को। हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है सर? पार्श्विक विस्थापन इसके बाद, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। पहले हम फिगर से आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा लिखवा दें। देखिए, एक हमारा कांच का स्लैब है, ठीक है। अब इस पर बाय द वे मान लेते हैं ये कांच है जो कि एक प्रकार का सघन का काम करेगा, सघन माध्यम का। और यहाँ पर ये वायु है जो एक प्रकार के कौन से माध्यम का काम करेगा? विरज माध्यम, ठीक। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ठीक है। इस पर हम परपेंडिकुलर बना देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया बस। और देखिए ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर भी एगो परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। अब ये फिर जाएगा बाहर की ओर, बोलिए कोई दिक्कत है? ये तो हम लोग जानते हैं सर, ऐसे आया ऐसे आया। जब ये विरज माध्यम से सघन माध्यम में आया, जब ये विरज माध्यम से सघन माध्यम में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, फिर सघन माध्यम से विरज माध्यम, क्या कि यहाँ पर ही फिर क्या है? वायु है, यानी कि विरज, तो अभिलंब से दूर हट गया। ये चीज़ें तो सबको समझ में आ रहा होगा। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका ओ, इसका वी, इसका सी, इसको रख देते हैं एन और इसको एन डैश, नहीं इधर ठीक 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 एन डैश लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? ये एंगल को हम लोग आई कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको भी आर कहते हैं और इसको ई कहते हैं। इतना तक तो हम लोग को पता है, बट अभी तक ये नहीं पता चला कि लैटरल शिफ्ट क्या है, मतलब कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। इसको यदि बाय द वे तुम मानो, इमेजिन करो कि ये बेंट नहीं करता, बेंट नहीं करता तो ये कहाँ से होकर जाता? ऐसे जाता कि नहीं जाता? कन्फर्म हो? यदि ये विचलित नहीं होता तो सीधा ऐसे जाता। ये देखो तो ये थोड़ा सा इसको और गौर हम फरमाएं, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको हम गौर फरमाएं तो आप लोग को समझ में आएगा। हाँ देखिए, ये दोनों डिस्टेंस ये पर पैरिया ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पैरिया ही जा रहा है ना। तो इसके बीच के यमवत दूरी को, इसके बीच के, इसी को हम लोग कहते हैं डी। डी मतलब पार्श्विक विस्थापन, या ट्राइशिफ्ट होता है। डी फॉर तो डिस्टेंस हो गया, विस्थापन इसी को कहा जाता है। यानी आपतित किरण यदि बिना विचलित हुए जाता और विचयन के बाद जो निर्गत किरण प्राप्त हुआ, एक किरण का नाम क्या है? निर्गत किरण, निर्गत किरण। और ये किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। यानी कि आपतित किरण बिना विचयन के जिस दिशा में जाता और विचयन के बाद निर्गत किरण जिस दिशा में प्राप्त हुआ, दोनों के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बातें समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर आपतित किरण, आपतित किरण और
और शॉर्ट में बस परिभाषा लिख रहे हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के यमवत दूरी को, यमवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी द्वारा सूचित किया जाता है। बातें समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत है कि नहीं को? तो ये बस ये कीजिए सर, ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में इतना रखते हैं। आपको परिवर्तन वगैरह ये सभी चीज़ें बारे में बता दिया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की ऊंचाई क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट।